नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का 5 चैप्टर जो विज्ञान का है, रेशम एवं वस्त्र। क्या है रेशम एवं वस्त्र की रेशम से जो सो वस्त्र कैसे बनाया जाता है, इस अध्याय के माध्यम से हम जो है सो इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कहीं जो सो आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और कहीं समझ में नहीं आता है तो वीडियो को जो है सो क्या कीजिएगा, आप उसमें जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जो है सो इसमें और सारे अध्याय का जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर फर्स्ट अध्याय सेकेंड अध्याय को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है पिछले कक्षा में आपने जाना कि वस्त्र वस्त्र रेशों से बनती है। रेशों पौधा एवं जंतु से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः पौधा रेशा तथा जंतुआ रेशा कहते हैं। और इस पाठ में जंतुआ रेशा के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, पिछले कक्षा में हमने जो है सो क्या किया, जो क्लास जब 6 में थे वहाँ हमने जो है सो कुछ सीखा है कि वस्त्र जो बनता है वो रेशम से बनता है। अब रेशम कहाँ से बनता है, और रेशम जो है सो क्रमशः दो प्रकार के होता है। एक जंतुओं रेशा होता है और एक जो है सो पौधा रेशा होता है। और हमें जो है सो इसमें जो है सो जंतुआ रेशा के बारे में अधिक जानना है, इसी के बारे में विस्तार से जानना है। और प्रमुख जंतुआ रेशा जो होता है, जंतुआ रेशा वो प्रमुख दो तरह के होता है। एक जो सो ऊन और एक रेशम। ठीक है, क्या होता है, एक ऊन होता है और एक रेशम होता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए, यही सबसे जो है सो ये जो है सो क्या है, जंतु रेशा है। और ये जो है सो ये भी जंतु रेशा है। और कुछ ऐसे जो होते हैं वो पादप रेशा भी होते हैं। देखिए, भेड़ एवं रेशा कीट, भेड़ से भी जो सो रेशम प्राप्त किया जाता है। और कुछ कीट पतंगे भी होती हैं, उससे भी जो सो रेशम प्राप्त किया जाता है। तो आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है ऊन के रेशा ऊन के रेशा ऊन के रेशा भेड़, जो ऊनी रेशा जो होता है वह भेड़ बकरी आग के बालों से प्राप्त किया जाता है। जो ऊनी रेशा बनता है वह भेड़ बकरी या आग से जो सब प्राप्त किया जाता है। अब आगे देखिए, कहा जाता है रेशम 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 के रेशम के रेशा रेशम कीट के कोनूल से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम कीट, अब जो दूसरा क्या है, रेशम जो दूसरा पादप जो क्या बोल सकते हैं, कीट से जो प्राप्त किया जाता है वह जो सो कोनूल कोनूल से प्राप्त किए जाते हैं। और ऊन ऊन के रेशा का प्रयोग स्वेटर, ऊनी जो ऊन रेशा होता है उससे उसका प्रयोग जो सो स्वेटर, मफरल, मोजा, शॉल एवं अन्य ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। और रेशम के रेशा से रेशमी साड़ी, कुर्ती आदि के कपड़े बनाए जाते हैं। जो रेशमी रेशा होते हैं उसे क्या किए जाते हैं, जो सो साड़ी, कुर्ती और अन्य प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं। देखिए, दो प्रकार के रेशा है, एक जो सो ऊनी रेशा है और एक जो सो क्या है, एक ऊनी रेशा है और एक जो सो रेशम रेशा है। ठीक है, तो जो ऊनी रेशा होता है वह गाय बकरी से जो सो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सॉरी, गाय से नहीं, बकरी आग के बालों से प्राप्त किया जाता है। और दूसरा जो है, जो रेशम रेशा है वह जो सो कोनूल से प्राप्त किया जाता है। कोनूल का जो कीट होता है उससे प्राप्त किया जाता है। और जो कोनूल का कीट होता है इससे जो सो क्या बनता है, जो इससे रेशा प्राप्त होता है, इससे स्वेटर, मफरल, मोजा यही सब बनाया जाता है। और जो सो आगे देखिए, कहा जाता है आदि के कपड़े बनाए जाते हैं, परंतु ऊन ऊन एवं रेशम के रेशा देखिए, परंतु ऊन एवं रेशम के रेशों कैसे प्राप्त होते हैं। जो ऊन होता है और जो रेशम होता है ये कैसे प्राप्त होता है, यही समझिए, कहाँ मिलता है हमें। तो देखिए, कहा जाता है किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ या बकरी के शरीर के किस भाग से रेशा प्राप्त किया जाता है। और रेशमी कपड़े बनाने के लिए रेशमी रेशमी रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है। जो रेशमी कपड़े बनाया जाता है वह जो सो जो हमारे जो क्या है, जो बकरी होते हैं, पहाड़ी बकरी, नॉर्मल बकरी नहीं, पहाड़ी बकरी आग, उन्हीं के जो सो शरीर के बालों से जो है सो बनाया जाता है। और उनसे जो है रेशमी रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है। अब आगे देखिए, कहा जाता है ऊन जंतुआ रेशा है। ऊन क्या है, हमारा जो ऊन होता है वह जंतुआ रेशा है। देखिए, ऊन नहीं समझते होंगे तो आपको बता देते हैं कि आप जैसे स्वेटर देखते हैं तो वो भी ऊनी से बना होता है। ठीक है, और जितने भी लगभग वस्त्र होते हैं जो हमें जाड़े के दिन में पहनते हैं वह जो सो ऊन से ही बना होता है। फिर आगे कहा जाता है जो भेड़, पहाड़ी बकरी, ऊँट, आदि जंतुओं के बाल से
प्राप्त किया जाता है। और ये सब जो है सो किससे, पहाड़ी बकरी से और आग से, यही सब जो है सो जीव से जो है सो ऊँट से प्राप्त किया जाता है। फिर आगे देखिए कहा जाता है ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर रोएदार बाल की मोटी परत होती है। और ये इन पर क्या होती है, रोएदार मोटी परत होती है। और इन रोएदार बालों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु क्या होती है, अधिक मात्रा में भर जाती है। और आगे कहा जाता है वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। और वायु क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। अतः बाल 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 इन जंतुओं को गर्म गर्म रखते हैं। और बाल क्या होता है, जो जंतु होता है वह बाल जो है सो उन जंतुओं को गर्म रखता है। और वही बाल से जो है सो जब ऊनी बना दिया जाता है और ऊन से जब स्वेटर बना लिया जाता है, मफलर बना दिया जाता है, तब क्या होता है, वही कपड़े को हम लोग भी पहनते हैं। तो क्या होता है कि वह कपड़ा भी जो है सो हमारे शरीर को जो है सो गर्म रखता है। और जाड़े के दिन में वैसे ऊनी वस्त्र पहनने से में क्या होता है, जो है सो गर्मी ठंड की महसूस नहीं हो पाती है। फिर आगे कहा जाता है क्या ऊन प्राप्त करने के लिए शरीर के सभी शरीर के सभी प्रकार के बाल से रेशम का निर्माण किया जाता है। भेड़ के फिर आगे कहा जाता है, देखिए भेड़ के रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के बाल होते हैं। भेड़ के रोएदार जो त्वचा होते हैं उस पर दो प्रकार के बाल होते हैं। एक दाढ़ी के मोटी एवं रूखे बाल और दूसरा त्वचा के निकट के महीन एवं कोमल बाल। एक होता है महीन एवं कोमल बाल और एक होता है क्या, एक होता है महीन एवं कोमल बाल है पहला, और दूसरा क्या है, मोटा एवं रूखे, ठीक है, कोमल बाल। ये महीन महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। और भेड़ की कुछ नस्ल नस्ल में केवल तंतु रूपी मालूम बाल ही होते हैं। और इनके जनकों को विशेष रूप से चयन किया जाता है जो उसी प्रकार के भेड़ को जन्म देते हैं जिससे शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो। और इस प्रकार की भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो ये सब के जो जाति होती है ना भेड़ का, वह जो सो अच्छी कैटेगरी का हो, इसी कारण से जो सो एक ही नस्ल का हो, इसी कारण से जो सो उन जो भेड़ बकरी रखते हैं उन्हें पता होता है कि अच्छा नस्ल का कौन सा ऊन जो सो किस भेड़ से किस बकरी से प्राप्त किया जाता है। और यही सब जो सो उसी नस्ल का नाम जो सो आगे रखा गया है और उस प्रक्रिया का नाम दिया गया है वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है हमारे देश में विभिन्न भागों में भेड़ के विभिन्न नस्ल को पाला जाता है। हमारे देश में जो है सो अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न नस्ल का जो है सो पाला जाता है। क्या जो भेड़ हो गए, बकरी हो गए। फिर आगे कहा जाता है ऊन उत्पन्न करने वाली भेड़ की कुछ नस्ल के नाम उनसे प्राप्त रेशम की कोटि एवं उनके प्राप्ति स्थान के नाम निम्नलिखित सारणी में दिया गया कि कहाँ जो सो किस प्रकार के नस्ल वाला पाया जाता है, ये समझिए। देखिए नस्ल का नाम है ऊपर, दूसरा ऊन की गुणवत्ता, तीसरा राज्य जहाँ पाया जाता है। देखिए लोही सुनिए उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त होता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। ये सारणी को आपको याद रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि लोही जो है सो कहाँ, लोही क्या है, लोही नस्ल वाला जो है सो ऊन किस कोटि का होता है, तो उत्तम कोटि का होता है और ये राजस्थान और पंजाब में अधिक पाया जाता है। फिर दूसरा रामपुरी राम रामपुर रामपुर या ब्यास बुसा, देखिए रामपुर और जो है सो बुसियार, रामपुर और बुसियार है, ठीक है। और ये भूरी ऊन पाया जाता है और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ये सब पाया जाता है। फिर आगे है नाली में जो है सो दर्री की ऊन और राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। फिर बकरवाल जो है सो सेलों के लिए ऊन और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और पठानवादी के हैजरी के लिए गुजरात में पाया जाता है। और मरवाड़ी ये जो सो मोटी ऊन जो गुजरात में ये भी पाया जाता है। तो आप जो सो इस सारणी को जो सो याद रखिएगा, क्योंकि ये सारणी जो है सो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर का प्रश्न जो है सो इससे बन सकता है। तो
अब आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है ऊन ऊन प्राप्त ऊन प्राप्त ऊन प्रदान करने वाली जंतु, जो जंतु ऊन हमें प्रदान करती है। अब देखिए कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब आगे देखिए समझिए। कहा जाता है हमारे देश के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भिन्न भिन्न नस्ल, और ये नस्ल जो होते हैं इनके भिन्न भिन्न होता है। जैसे अपने घर में देखते होंगे आप, अगर घर में बकरी रखते हैं तो कुछ बकरी जो है सो छोटे नस्ल की होती है, कुछ बड़े नस्ल की, तो नस्ल उसे ही कहा जा रहा है। नस्ल के भेड़ के बालों से प्राप्त ऊन ऊन का उपयोग किया जाता है। हालांकि बाजार में भेड़ के ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं। तिब्बत 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 और लद्दाख के आग तिब्बत और लद्दाख में क्या होते हैं, आग पाया जाता है। सिर्फ भेड़ ही जो सो उन्हीं का एक माध्यम नहीं है, बल्कि आग जो होता है वो भी होता है। और तिब्बत और लद्दाख में क्या पाया जाता है, ये जो सो आग पाया जाता है। और ऊन प्रचलित है। बकरी के बालों से भी, और देखिए बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और अंगोर नस्ल, देखिए नस्ल का नाम है अंगोर नस्ल की बकरी से अंगोर ऊन प्राप्त किया जाता है। और अंगोर बकरी हमारे देश में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अंगोर नस्ल के जो बकरी होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, हमारे देश में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं यही जो सो आग है और ये ऊँट है। ऊँट से भी ऊन प्राप्त होता है, आग से भी होता है और बकरी से भी होता है। देखिए इन बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं, और इन्हें साले बनाए जाती है, जिन्हें 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 पश्मीना शॉल कहते हैं। और जिसे पश्मीना शॉल कहते हैं, यानी कि जो शॉल जो चेहरे ढकने का कुछ वस्त्र होते हैं वो बनाए जाते हैं, और इसे जो सो पश्मीना शॉल कहते हैं। और इसी से जो है सो बनाया जाता है अच्छी प्रकार के जो है सो कपड़े बनाए जाते हैं। फिर आगे देखिए, यह आपका जो सो अंगूर बकरी है, जो अंगूर नस्ल का बकरी है ये है। फिर आगे है, देखिए आगे लामा, ये भी एक प्रकार का बकरी है लामा, और ये जो सो इंडिया में शायद नहीं पाया जाता। और ये है एल्पेका एल्पेका। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए ऊँट के शरीर के बाल का उपयोग भी ऊन ऊन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला लामा, जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला जो ये लामा बकरी है, लामा और एल्पेका जो नीचे दिया गया था, एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। जो ये लामा बकरी है और एल्पेका बकरी है, इससे भी जो सो ऊन प्राप्त किया जाता है। कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। यानी कि हर जगह जो सो अलग अलग प्रकार के जो सो जंतु पाए जाते हैं, सॉरी बकरी पाए जाते हैं, जिनका नस्ल अलग होता है और नाम भी हर जगह अलग अलग होते जाता है। और वहाँ भी जो है सो वह ऊन देने का ही कार्य करते हैं, और वहाँ भी जो है सो क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से वस्त्र बनाते हैं, ठीक है, ऊनी से। अब देखिए क्रियाकलाप में कहा जाता है भारत का मानचित्र बनाइए, और मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ ये जंतु पाए जाते हैं। तो अब जम्मू कश्मीर में जो सो पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है, और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो आप जो सो भारत के मैप में जो सो इसे चिन्हित खुद से ही कीजिएगा। अब आगे कहा जाता है रेशम से ऊन तक। अब रेशम जो होता है, अब ऊन तक कैसे पहुँचे। रेशम तो हमें प्राप्त हो गया, लेकिन अब ऊन तक हमें पहुँचना है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, और ऊन प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, भेड़ों को पाला जाता है, और उसी से जो है सो ऊन जो है सो जो बनाया जा ऊन जो है सो उसी से प्राप्त किया जाता है। उसके बालों को काटकर और फिर उन्हें उन्हें संसाधित सन सन और उन्हें जो सो संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। और यह प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जाती है। और जो सो यह क्रिया जो है निम्नलिखित चरण में की जाती है, यानी कि एक बार ही यह प्रोसेस नहीं होता है, इसका प्रोसेस जो है सो हर बार जो है सो अलग अलग प्रोसेस से होता है। तो देखिए पहला प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस फिर आगे आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। देखिए कहा जाता है भेड़ भेड़ पालना और प्रजनन। पहले भेड़ को पालना है तभी तो ऊन प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कहा जाता है यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की पहाड़ियों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदान के
यात्रा करें तो आप आप गडरियों को अपने अपने भेड़ के झुंड झुंड चराने के लिए ले जा ले जाते देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उन्हीं का जो है सो व्यापार करते हैं, उन्हीं का। फिर आगे कहा जाता है भेड़ शाकाहारी होते हैं और ये घास एवं पत्तियां खाना पसंद करते हैं। ये भेड़ पालक, जो भेड़ पालक होते हैं, गडेरिया जो होते हैं, उन्हें उन्हें हरे हरे चारे के अतिरिक्त दाल मक्के, ज्वार ज्वार खादी खादी जो बीज से निकला हुआ तेल होता है वह खादी होता है, ठीक है, और खिलाते हैं। ये सब जो है सो क्या करते हैं, घास के और पत्ते के अलावा जो है सो गडेरिया सब जो है सो, जो भेड़ पालक होते हैं वह यही सब जो है सो अपने भेड़ को खिलाते हैं। फिर आगे कहा जाता है गर्मियों में गडेरिया अपने भेड़ को घास चराने के लिए पहाड़ियों पर ले जाते हैं गर्मी के समय में, और बरसात के प्रारंभ होने पर ये अपने भेड़ को निचली पहाड़ियों या समतल भूमि पर और ले आते हैं और यहाँ उनके उनके चरने के लिए घास उपलब्ध होते हैं, और जाड़े में भेड़ को घर के अंदर रखते हैं तथा उनको उनको पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है जब जब तक जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बाल की घनी वृद्धि हो जाती है तो तो ऊन प्राप्त के करके उससे बालों को काट दिया जाता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो गडेरिया होते हैं, जो भेड़ पालक होते हैं, वह क्या करते हैं, वह जो सो भेड़ को रखते हैं और जो सो उन पर ध्यान देते हैं विशेष रूप से कि क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, और कुछ जो सो उन पर जो सो ट्रीटमेंट करते हैं, और इस प्रकार से जो है सो जब उन पर जो है सो ऊन आ जाता है, अर्थात उस पर उनके रोएदार जो है सो बढ़ जाते हैं, तो उसे जो है सो निकाल के उसे जो है सो ऊन बनाने के प्रोसेस में फिर भेज देते हैं। फिर अगला प्रोसेस देखिए, अगला प्रोसेस कहा जाता है रेशम को ऊन में संसाधित करना, यानी कि अब रेशम जो है सो प्राप्त हुआ उसे ऊन बनाना। तो देखिए कहा जाता है स्वेटर बुनने अथवा शॉल आदि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है, और इसका उत्पादन जो है सो अब निम्नलिखित चरणों में जो है सो पूरा किया जाता है। देखिए पहला चरण कहा जाता है ऊन की कटाई। पहले भेड़ से जो है सो ऊन की कटाई की जाती है। देखिए कहा जाता है भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली परत को भी काटकर अलग अलग हटा लेने की प्रक्रिया ऊन कटाई करती है। उसका हल्का सा जो चमड़ा भी होता है उसे भी हटा दिया जाता है, और उसे ही हम ऊन कटाई करते हैं भेड़ से, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है भेड़ के बाल काटने के लिए उसी प्रकार की कैंची या मशीन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नाई बाल काटने के लिए करते हैं। सामान्यतः भेड़ के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में किया जाता है, और भेड़ की जो बाल की कटाई किया जाता है वह जो सो हमेशा आप देखेंगे गर्मी के ही मौसम में किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है ताकि भेड़ पर बालों का सुरक्षात्मक असर आवरण के ना रहे, उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ ना हो, और उन्हें जो सो मौसम की वजह से तकलीफ ना हो, इसीलिए उसने जो सो गर्मी के दिनों में ही बाल की कटाई या ऊन की कटाई कर ली जाती है। फिर आगे देखिए कहा जाता है ऊन कटाई की प्रक्रिया भेड़ को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता है, और जब ऊन उनसे काट लिया जाता है भेड़ से तो उन्हें किसी प्रकार का भेड़ को कष्ट नहीं पहुंचता है। फिर आगे कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर के चमड़े की सबसे ऊपरी परत मृत प्राप्त होते हैं, मृत यानी कि उसके ऊपरी परत होते हैं जो सो मृत परत। कहने का अर्थ ये बनता है जब हम अपने नाखून को काटते हैं तो क्या दर्द होता है, नहीं, तो वो सब भी जो सो उन्हें हटा दिया जाता है उनके लेयर को, तो उन्हें भी दर्द नहीं होता है, थोड़ा सा उसमें जो सो निर्जीव होते हैं। फिर आगे कहा जाता है हमारे बालों की तरह भेड़ के बाल भी पुनः बढ़ते हैं, और बढ़ जाने के बाद फिर दोबारा कटाई की जाती है, यानी कि फिर ये प्रोसेस चलते रहता है। फिर उनका जो बाल होता है वह फिर बढ़ता है, फिर जो सो काट लिया जाता है, इसी प्रकार से जो सो प्रोसेस चलते रह जाता है। फिर अब दूसरा चरण आता है, समझिए दूसरा चरण में क्या कहता है। दूसरा चरण में कहता है अभिमर्जक या मंजाई। अब अभिमर्जक बोल सकते हैं या मंजाई बोल सकते हैं उसे। आगे कहा जाता है
त्वचा सहित उतारे गए बाल, जो बाल उतारे गए होते हैं भेड़ के शरीर से उतारे गए बाल को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, और वह बाल को जो सो अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई चिकनाई धूल एवं गंदगी निकल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को अभिमर्जक कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभिमर्जक कहा जाता है। और आजकल अभिमर्जक मशीन द्वारा किया जाता है, और जो ऊन की जो धुलाई या कटना जो है सो सफाई जो है सो आजकल मशीन के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह जो प्रक्रिया ऊन में जो गंदगी होती है उसे साफ कर देते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये आपका जो है सो टैंक में अभिमर्जक है। फिर आगे देखिए यहाँ मशीनों द्वारा अभिमर्जक जो है सो बनाया जा रहा है। और आगे तीसरा चरण अब क्या है? छटाई। देखिए अभिमर्जक के बाद बाल सहित और अभिमर्जक के बाद जो है सो बाल सहित चमड़े से विभिन्न प्राकृतिक के बाल की छटाई की जाती है, और इसके लिए रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है। और इसके लिए जो रोएदार बाल जो होता है उसे कारखाने में भेज दिया जाता है, और जहां विभिन्न गठन वाले बाल को छाटा तथा पृथक किया जाता है। और इस प्रकार जो सो तीसरा चरण संपन्न होता है। अब अगला आता है चौथा चरण। देखिए चौथा चरण में क्या होता है? धोना और सुखाना। अब उसे जो सो धोना और सुखाना, क्योंकि धोएंगे नहीं तो वह बाल जो सो गंदगी दिखेगा, तो मशीन के द्वारा फिर जो सो उसे धोया जाता है। कहा जाता है अब छोटे छोटे रोएदार रेशा जिन्हें बार भी कहा जाता है, और उसे जो सो और जो रोएदार रेशा होता है उसे बर कहा जाता है, बर भी कहा जाता है। और आगे देखिए को चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है, और यही बर जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है और अच्छी तरह सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त उत्पाद भी धागे के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। अब अगला पांचवा चरण है, देखिए समझिए। कहा जाता है रंगाई। भेड़ों एवं बकरियों से प्राप्त बाल प्रायः उजला या काला या भूरा होता है, और रेशों या जंतुओं को हम भांति भांति से रंग सकते हैं। उसी को जो सो रंगाई कहते हैं। तो आप प्रोसेस समझते जाते होंगे कि कितना चरण में क्या क्या काम होते जा रहा है। फिर आगे कहा जाता है रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है, और ये रीलिंग का काम हो रहा है, देख सकते हैं। और फिर आगे कहा जाता है लंबे रेशे को कतराकर स्वेटर के लिए ऊन बनाई जाती है, और छोटे छोटे धागों के काटकर उनसे ऊनी कपड़े बनाए जाते हैं। और फिर आगे कहा जाता है चर्चा कीजिए। क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है? तो उससे कुछ साइड इफेक्ट भी पड़ता है, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आगे फिर देखते हैं। देखिए क्या कहा जाता है। देखिए कहा जाता है फिर अब रेशम। देखिए कहा जाता है रेशम एक अन्य प्रकार का जंतुआ रेशा है। क्या है? यह एक जो सो जंतुआ रेशा है, जिसे रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। और रेशम के रेशों से बनते हैं। और रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों एक प्रकार का कीट है को पाला जाता है, और इस प्रक्रिया को रेशम कीट पालन कहते हैं। और रेशम कीटों से रेशम कैसे प्राप्त होता है? और रेशम कीट होता है, अब उससे जो सो रेशम कैसे प्राप्त होता है, अब ये समझिए। फिर आगे कहा जाता है पहले आपको रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जानना आवश्यक है। समझिए। देखिए कहा जाता है रेशम कीट
का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है और अंडों से लार्व निकलता है, जिसे रेशम कीट या सुंडी कहते हैं। और ये शहतूत की पत्ती खाती है। और रेशम कीट जो होती है वो क्या करती है, शहतूत की पत्तियां खाती है तथा आकार में बढ़ती है। और सिल्क कीड़ा अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश के लिए तैयार होते हैं। और सर्वप्रथम सूढ़ी या लार्व जो होता है, सूढ़ी कौन है और लार्व कौन है, ये देखिए ये जो सो लार्व है और सूढ़ी आपको आगे दिखाया जाएगा, तो वहाँ आपको ध्यान देना है। अब देखिए आगे कहा जाता है इर्द गिर्द उसके इर्द गिर्द एक जाल बुन देता है। और इसके बाद वह अपने सिर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाता है और सिर के इन गतियों के समय रील कीट पलते हैं और तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्वरित करता है, जो सूखकर कठोर हो जाता है और यह रेशम का रेशा बन जाता है। और यह जो सो रेशम का रेशा बन जाता है। अब आगे कहा जाता है सूढ़ी क्या है, देखिए आगे कहा जाता है सूढ़ी जल्द ही रेशम रेशा में अपने को पूरी तरह ढक लेता है। और यह अब प्यूस कहलाता है। और इसके ऊपर का आवरण कोनून कहलाता है। और कोनून के अंदर कीड़े का विकास होता रहता है। और इस कोनून से रेशम तंतु प्राप्त किए जाते हैं। और रेशम तंतु से रेशम धागे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, जो रेशम तंतु होते हैं उसे रेशम धागे कैसे प्राप्त किए जाते हैं। और रेशमी धागों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। और रेशम का रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है। और रेशम कीट अनेक प्रकार के होते हैं और ये एक दूसरे के काफ़ी अलग दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न रेशम धागे की बनावट जैसे मोटाई, चिकनाहट आदि भिन्न भिन्न होते हैं। और इस प्रकार शिल्प, मूंग शिल्प, कोश शिल्प, एरी शिल्प आदि विभिन्न प्रकार के रेशम धागे बनते हैं। और सबसे सामान्य रेशा कीट शहतूत रेशम कीट। और इस कीट के कोनूल से प्राप्त होने वाली रेशम फाइबर कोमल, चमकदार और लचीले होते हैं। और इन्हें सुंदर रेशम में रंगा जा सकता है। और इस प्रकार जो सो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो सो रेशा बनाए जाते हैं।